का प्रयास करूंगा। सबसे पहले समझ लीजिए कि संविधान का जो अनुच्छेद 112 के अनुसार संघीय बजट मूल रूप से सरकार की अनुमानित प्राप्तियों और व्यय का विवरण होता है। बजट क्या होता है? तो बजट मूल रूप से सरकार की अनुमानित प्राप्तियां और व्यय का विवरण होता है। किस अनुच्छेद में वर्णन है? तो अनुच्छेद 112 में वर्णन है। गौरतलब है कि संविधान में बजट शब्द का उल्लेख नहीं किया गया है। बहुत इस सब सेंटेंस को पकड़िएगा, खासकर जब यूपीएससी का एग्जाम देने जा रहे हैं। इसे सरकार के वार्षिक वित्तीय विवरण, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के रूप में भी जाना जाता है। वित्त मंत्रालय के तहत आने वाली आर्थिक मामलों का विभाग, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा। वित्त मंत्रालय के तहत आने वाला आर्थिक मामलों का विभाग बजट तैयार करने के लिए उत्तरदायी प्रमुख निकाय है। आपको पूछा जा सकता है कि कौन सा विभाग जो है बजट तैयार करता है, तो आर्थिक मामलों का विभाग बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाएगा। संघीय बजट को राजस्व बजट और पूंजीगत बजट में वर्गीकृत किया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट, यानी रेवेन्यू बजट और कैपिटल बजट। बजट का भाग ए बजट का समष्टि आर्थिक माइक्रो इकोनॉमी भाग होता है। इसके तक सरकार की अलग अलग योजनाओं और प्राथमिकताओं की घोषणा की जाती है। इसके तहत अलग अलग क्षेत्रों के लिए निधि भी आवंटित की जाती है। बजट का भाग बी वित्त विधेयक से संबंधित है। इसमें आयकर संबंधी संशोधन और प्रत्यक्ष कर जैसे कराधान प्रस्ताव शामिल होते हैं। संविधान के अनुच्छेद 110 में दिए गए शर्तों को पूरा करने वाला वित्त विधेयक धन विधेयक होता है। वित्त मंत्री के बजट भाषण के अलावा संसद में पेश किए जाने वाले प्रमुख बजट दस्तावेज निम्नलिखित हैं। वार्षिक वित्तीय विवरण अनुच्छेद 112 के तहत, अनुदान मांगे अनुच्छेद 113 के तहत, वित्त विधेयक अनुच्छेद 110 के तहत और FRBM अधिनियम के तहत अनिवार्य राजकोषीय नीति का विवरण। ये सब चीज़ याद रखिएगा। जैसे अनुदान मांगे जो होता है वो संविधान के अनुच्छेद में 113 में वर्णन है, वित्त विधेयक 110 में वर्णन है ना। वार्षिक वित्तीय विवरण 112 में वर्णन है। इस सब चीज़ को ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए, राजकोषीय नीति विवरण में शामिल हैं क्या क्या चीज़? समष्टि आर्थिक रूपरेखा विवरण, माइक्रो इकोनॉमी फ्रेमवर्क स्टेटमेंट, मध्यावधि राजकोषीय नीति से राजकोषीय नीतिगत कार्य योजना संबंधी विवरण, मीडियम टर्म फिस्कल पॉलिसी कम फिस्कल पॉलिसी स्ट्रेटजी स्टेटमेंट, सब जानिएगा। बजट के साथ कुछ अन्य व्याख्यात्मक दस्तावेज भी प्रस्तुत किए जाते हैं। ये दस्तावेज निम्नलिखित हैं। क्या क्या दस्तावेज होता है भाई? तो व्यय बजट, प्राप्ति बजट, व्यय की रूपरेखा, बजट एक नज़र में, वित्त विधेयक के प्रावधानों का व्याख्यात्मक ज्ञापन, निर्गम परिणाम निगरानी रूपरेखा, आउटपुट आउटकम मॉनिटरिंग फ्रेमवर्क, बजट 2023-24 की विशेषताएं, बजट 2022-23 की घोषणाओं के क्रियान्वयन संबंधी स्थिति। अब हम लोग देखिए बजट की प्रक्रिया को देखते हैं। सबसे पहले काम होता है बजट प्रस्तुति होता है। दूसरा पार्ट होता है संसद के दोनों सदनों में बजट पर सामान्य चर्चाएं होते हैं। तीसरा पार्ट होता है अस्थायी समितियों द्वारा अलग अलग मंत्रालयों की अनुदान मांगों की जांच होती है। चौथा महत्वपूर्ण पॉइंट है इसमें अनुदान मांगों पर लोकसभा में विस्तृत चर्चा और मतदान होता है। विनियोग और वित्त विधेयक पारित होते हैं। बजट 2023-24 अमृतकाल में पहला बजट है। अमृतकाल इंडिया है ना एट रेट 75 से इंडिया एट रेट 10 के बीच की 25 वर्षों की अवधि के रोडमैप को इंगित करता है। 4 परिवर्तनकारी अवसरों द्वारा संचालित त्रिआमी फोकस अमृतकाल की आधारशिला है। अमृतकाल के लिए विजन क्या है? एक सशक्त और समावेशी अर्थव्यवस्था, नागरिकों के लिए अवसर जिसमें युवाओं पर फोकस होगा, रोजगार सृजन में वृद्धि के पर फोकस होगा, मजबूत और स्थिर व्यापक आर्थिक परिवेश। चौथा इंपॉर्टेंट चीज़ है परिवर्तनकारी अवसर, महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण, PM विश्वकर्मा कौशल सम्मान बहुत इंपॉर्टेंट है। पर्यटन की क्षमता का दोहन, हरित विकास जिसमें सभी क्षेत्रों में ऊर्जा का कुशल उपयोग और हरित रोजगार सुनिश्चित करना। भाग 1 का सबसे पहले हम लोग चर्चा करते हैं। भाग ए जो है वित्त वर्ष 2023-24 के लिए प्रस्तावित बजट अमृतकाल में 7 मार्गदर्शकों स्तंभों यानी सप्तऋषि पर आधारित है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब सप्तऋषि क्या क्या चीज़ है इसको ध्यान देना है। क्या क्या चीज़ सप्तऋषि में आएगा? तो समावेशी विकास, वित्तीय क्षेत्रक, युवा शक्ति, हरित विकास, क्षमता को रोजगार करना, अवसंरचना और निवेश, अंतिम छोर तक पहुंचना। ये अमृतकाल के 7
है ना, सप्तऋषि हैं। इसको ध्यान रखिएगा, आपको एग्जाम में इस तरह का भी डायग्राम आप बना सकते हैं। अभी हम सबसे पहला चर्चा करेंगे समावेशी विकास, इंक्लूसिव डेवलपमेंट, कृषि और सहकारिता, एग्रीकल्चर एंड कॉर्पोरेशन। इसमें क्या है कि कृषि के लिए डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, सार्वजनिक हित में कृषि के लिए ओपन सोर्स, ओपन स्टैंडर्ड और इंटर ऑपरेबल आधारित डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण किया जाएगा। इसका उद्देश्य आगतों, इनपुट, विपणन, मार्केटिंग आदि से संबंधित किसान केंद्रित समाधानों को बढ़ावा देना है। एग्रीकल्चर एक्सेलरेटर फंड या ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि स्टार्टअप को प्रोत्साहित करेगा। कपास की फसल की उपज बढ़ाना, इसके तहत सार्वजनिक निजी भागीदारी पीपीपी के माध्यम से क्लस्टर आधारित मूल्य श्रृंखला अप्रोच को अपनाने का लक्ष्य रखा गया है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें है कि आत्मनिर्भर बागवानी स्वच्छ पादप कार्यक्रम। देखिए 2200 करोड़ रुपए की प्रारंभिक व्यय के साथ AHCPP को आरंभ किया जाएगा। इसका उद्देश्य उच्च प्रतिफल प्रदान करने वाली बागवानी फसलों के लिए रोग मुक्त तथा गुणवत्तापूर्ण पादप रोपण सामग्री की उपलब्धता को बढ़ावा देना है, यानी बागवानी पर भी जोर दिया गया है। मोटे अनाजों के लिए वैश्विक हब, इसके लिए हैदराबाद स्थित भारतीय मोटा अनाज अनुसंधान संस्थान को उत्कृष्टता केंद्र के रूप में सहायता प्रदान की जाएगी। इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा, यानी मोटे अनाज के लिए वैश्विक हब, इसके लिए कहाँ पर, हैदराबाद स्थित भारतीय मोटा अनाज अनुसंधान संस्थान, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट रिसर्च को उत्कृष्टता केंद्र के रूप में सहायता प्रदान की जाएगी। मोटे अनाजों को श्री अन्न कहा गया है। बहुत इंपॉर्टेंट है कि मोटे अनाजों को क्या कहा गया है, तो श्री अन्न कहा गया है। अब कृषि ऋण देखते हैं। पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन के लिए 20 लाख करोड़ रुपए का ऋण दिया जाएगा। 6000 करोड़ रुपए को लक्षित निवेश के साथ प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की एक नई यूप योजना शुरू की जाएगी। बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रधानमंत्री है ना, मंत्री मत्स्य संपदा योजना। सहकारिता में क्या है, सरकार विशेष रूप से लघु एवं सीमांत किसानों और अन्य वंचित वर्गों के लिए सहकारिता आधारित आर्थिक विकास मॉडल को बढ़ावा दे रही है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सरकार ने 63,000 प्राथमिक कृषि ऋण समितियां के कंप्यूटरीकरण का काम शुरू किया है। इसके साथ ही इनको बहुउद्देशीय PACS बनने में सक्षम बनाया जाएगा। इसके अलावा सहकारी समितियों से वंचित पंचायतों और गांवों में सरकार ने आगामी 5 वर्षों के दौरान सहकारी समितियों की स्थापना को सुगम बनाने के लिए निर्धारित किया है। अब हम लोग आगे बात करते हैं सभी के लिए वहनीय स्वास्थ्य, एफोर्डेबल हेल्थ फॉर ऑल। क्या है इसमें भाई, नर्सिंग कॉलेज की बात हो रही है। 2014 के बाद से स्थापित मौजूदा 157 चिकित्सा महाविद्यालयों के साथ 157 नए नर्सिंग कॉलेज खोले जाएंगे। बहुत अच्छा कदम नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन, एक मिशन शुरू किया जाएगा जिसका लक्ष्य 2047 तक सिकल सेल एनीमिया का उन्मूलन करना होगा। बहुत इंपॉर्टेंट इश्यू याद रखिएगा, 2047। इस मिशन के तहत प्रभावित जनजातीय क्षेत्रों में जागरूकता के प्रसार पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। साथ ही 0 से 40 वर्ष की आयु के 7 करोड़ लोगों को यूनिवर्सल स्क्रीनिंग भी की जाएगी। चिकित्सा उपकरणों के लिए बहुविषयक पाठ्यक्रम, इसके माध्यम से भावी चिकित्सा प्रौद्योगिकियों, उच्च कोटि के निर्माण और अनुसंधान के लिए कुशल कार्यबल की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इसमें है फार्मास्यूटिकल संबंधी नवाचार, फार्मा इनोवेशन। फार्मास्यूटिकल में अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए उत्कृष्टता केंद्रों के माध्यम से एक नया कार्यक्रम शुरू किया जाएगा। अब हम लोग चर्चा करते हैं शिक्षा और कौशल तक पहुंच, एसेंसिंग एजुकेशन एंड स्किलिंग। इसमें क्या है भाई, अध्यापकों का प्रशिक्षण। इसके तहत जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थाओं यानी डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग को प्रभावकारी उत्कृष्ट संस्थानों, वाइब्रेंट इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सलेंस के रूप में तैयार किया जाएगा। बजट में बच्चों और किशोरों के लिए राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय की घोषणा की गई है। बहुत इंपॉर्टेंट। प्राथमिकता 2 में हमने देखा था कि अंतिम छोर तक पहुंचना, रीचिंग द लास्ट माइल, किसी को पीछा नहीं छोड़ना। इसमें क्या है, आकांक्षी जिले और ब्लॉक कार्यक्रम। इसमें अनिवार्य सरकारी सेवाओं का पूर्ण उपलब्धता को सुनिश्चित करने के लिए 500 ब्लॉक्स को शामिल किया गया है। प्रधानमंत्री PVGT विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह विकास मिशन, अनुसूचित जनजातियों के लिए विकास कार्य योजना के तहत अगले 3 वर्षों में इस मिशन को लागू करने के लिए 15,000 करोड़ रुपये की धनराशि उपलब्ध कराई जाएगी।
एकलव्य मॉडल अवश्य विद्यालय में क्या है, अगले 3 वर्षों में केंद्र सरकार 3.5 लाख जनजातीय छात्रों हेतु चलाए गए 740 एकलव्य मॉडल अवश्य विद्यालयों के लिए 38,800 शिक्षकों व सहायक कर्मचारियों की नियुक्ति करेगी। सूखा प्रबंधन क्षेत्र के लिए जल ऊपरी भद्रा परियोजना के लिए 5300 करोड़ रुपये की केंद्रीय सहायता दी जाएगी, बहुत इंपॉर्टेंट है। पीएम आवास योजना के परिव्यय में 66% की वृद्धि की जा रही है, बहुत इंपॉर्टेंट कदम है। भारत साझा पुरालेख निधान या भारत श्री, इसे डिजिटल पुरालेख संग्रहालय डिजिटल इपिग्राफी म्यूजियम में स्थापित किया जाएगा। इसके पहले चरण में 1 लाख प्राचीन पुरालेखों का डिजिटलीकरण किया जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारी जो संस्कृति है ना, उसको पुरालेख में सुरक्षित किया जाएगा, डिजिटलाइज किया जाएगा, ताकि आने वाला पीढ़ी भी इसको देख सके, इसे सीख सके, रिसर्च की ओर काम कर सके। गरीब कैदियों के लिए सहायता, इसके तहत जेलों में बंद जुर्माने या जमानत राशि की व्यवस्था करने में असमर्थ गरीब व्यक्तियों को आवश्यक वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तीसरा इंपॉर्टेंट मैंने प्राथमिकता में बताया था, अवसंरचना और निवेश, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट। विकास और नौकरियों के चालक के रूप में पूंजीगत निवेश परिव्यय को बढ़ाकर 10 लाख करोड़ रुपये किया गया है। सकल घरेलू उत्पाद का 3.3% होगा। प्रभावी पूंजीगत व्यय के लिए जीडीपी का 4.5% निर्धारित किया गया है। राज्य सरकारों को पूंजीगत निवेश के लिए सहायता दी जाएगी। इसके तहत केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों के लिए 50 वर्षीय ब्याज मुक्त ऋण को 1 और वर्ष तक जारी रखने का फैसला किया है। इसमें व्यापक रूप से 1.3 लाख करोड़ रुपये की परिव्यय में वृद्धि की गई है। अवसंरचना में निजी निवेश हेतु अवसरों में वृद्धि, इस हेतु एक नवीन अवसंरचना वित्त सचिवालय की स्थापना की जाएगी। निजी निवेश को अवसंरचना में प्राथमिकता दी जाएगी, जिसमें रेलवे, सड़क, शहरी अवसंरचना, विद्युत क्षेत्र शामिल होंगे। अब लास्ट माइल कनेक्टिविटी सुनिश्चित करना, अवसंरचना की सुमेलित मास्टर सूची विशेषज्ञ समिति द्वारा अमृतकाल के लिए उपयुक्त की समीक्षा की जाएगी। रेलवे, इसके तहत 2.40 लाख करोड़ रुपये की पूंजीगत परिव्यय का प्रावधान किया गया है। यह अब तक का सर्वाधिक परिव्यय है। लेजिस्लेटिव में क्या है, बंदरगाहों, कोयला, इस्पात, उर्वरक और खाद्यान्न क्षेत्रों के लिए शुरू से लेकर अंतिम छोर तक कनेक्टिविटी हेतु 100 महत्वपूर्ण परिवहन अवसंरचना संबंधी परियोजना की पहचान की गई है। क्षेत्रीय कनेक्टिविटी क्या है, क्षेत्रीय हवाई कनेक्टिविटी में सुधार के लिए 50 अतिरिक्त हवाई अड्डों, हेलीपोर्ट्स, वाटर एरोड्रोम एवं एडवांस लैंडिंग ग्राउंड्स का पुनरुद्धार किया जाएगा। तटीय पोत परिवहन, इसमें सार्वजनिक निजी भागीदारी मॉडल के माध्यम से बढ़ावा दिया जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट है, इस पर एक वीडियो और बना देंगे ताकि ये पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। आप लोग मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।